मोहसिन के पास कितने पैसे थे? 10 पैसे, 15 पैसे, 15 पैसे। हामिद के पास कितने पैसे थे? 2 पैसे, 3 पैसे, 3 पैसे। नूरे को किस खिलौने से प्रेम था? वकील, सिपाही, वकील। रमजान के कितने रोज के बाद ईद आता है? 30, 32, 30 रोज के बाद क्या आता है? महमूद कौन सा खिलौना खरीदा? सिपाही, साधु। तो महमूद ने सिपाही खरीदा था। ठीक है। हामिद की दादी का नाम है अमीना है या शकीला है? अमीना। तो हामिद की दादी का नाम क्या था? अमीना। हामिद ने कितने पैसे में चिमटा खरीदा? 2, 3, 4। 3 पैसे में क्या खरीदा था? चिमटा। प्रेमचंद द्वारा रचित पाठ है ईदगाह, खेमा, ईदगाह। अमीना अपनी कोठरी में बैठी डॉडट कर रही थी। रो रही थी या हंस रही थी? तो रो रही थी। मेले में हामिद ने क्या खरीदा? चिमटा या खिलौना? चिमटा खरीदा। खंजरी किसने ली थी? सम्मी ने लिया था या मोहसिन ने? तो सम्मी ने खंजरी खरीदा था। चुनौती बच्चे को डॉडट बना देता है तो उसे परिपक्व बना देता है या आलसी बना देता है? परिपक्व बना देता है, यानी कि वो जो मेहनत करना सीख जाता है तो मजबूत न हो जाता है। किसी भी समस्या से बेचैन नहीं होता है। मुहर्रम किस तरह का त्योहार है? गम का या दुख का? गम दुख एक ही हो गया ना। दोनों कभी कहीं दुख दे देगा, कहीं गम दे देगा। मान लो गम नहीं है तो दुख देगा तो दुख मार देना। चिन्ह। खिलौने किस चीज के बने थे? लोहे के या मिट्टी के? ईदगाह कहानी आधारित है बाल मनोविज्ञान पर या नैतिक शिक्षा पर? बाल मनोविज्ञान पर, यानी बालक पर। नमाज खत्म होने के बाद लोग क्या करते हैं? ताश खेलते हैं या एक दूसरे से गले मिलते हैं या मेले में घूम रहे थे? एक दूसरे से गले मिलते हैं। अभावग्रस्त बच्चे में किस तरह का सोच पैदा हो जाता है? वयस्क की तरह, नादान की तरह? वयस्क की तरह कहने का तात्पर्य, यह क्वेश्चन बहुत अच्छा भी दिया प्रश्न। अभावग्रस्त, जिसको अभाव रहता है वो अपने भूख मिटाने के लिए रोजी रोटी कमाने का प्रयास करने लगता है। सुनो, 10 साल का भी बच्चा है, उसके घर में तकलीफ रहता है तो वो बच्चा भी देख कर ना एक दिन व्याकुल हो जाएगा, बाहर कमाने चला जाएगा। समझ गए ना। अब है बाल गोविंद चैप्टर। बेटे के मृत्यु के पश्चात बाल गोविंद भगत ने आग किससे दिलवाई? क्वेश्चन है, जब बेटे उसका मर गया तो उसने आग किससे दिलवाया? अपना बेटा को। तो बेटी से, पुतौ से, पुतौ से। ठीक है। उसके मतलब जो मर गया था उसका बेटा, उनकी पत्नी से। बाल गोविंद भगत की प्रभातियां कब शुरू होती थी? कार्तिक में या अगहन में? कब होता था? कार्तिक में। बाल गोविंद भगत किसे साहब मानते थे? जायसी को या कबीर को? तो बाल गोविंद भगत कबीर को क्या मानते थे? साहब मानते थे। बाल गोविंद भगत सिर में क्या पहनते थे? पगड़ी या कबीर पंथियों की सी कनपट्टी टोपी? तो वो कबीरपंथी थे तो कबीरपंथियों सी कनपट्टी टोपी पहनते थे। बेटे के क्रियाक्रम के बाद बाल गोविंद भगत पुतों को कहाँ भेज दिया? मायके या बहन के यहाँ? बाल गोविंद भगत कैसी रचना है? रेखा चित्र या सब चित्र? बाल गोविंद भगत की पुतों सुशील है या करक है? सुशील है। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का उत्कर्ष देखा गया बेटे के मृत्यु के दिन या बेटे के जन्म के दिन? यानी कि वो अपने जीवन में जितना तप और साधना और त्याग किया था वो उसको उनके बेटे के मृत्यु के दिन देखा गया। बाल गोविंद भगत की बांसुरी राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित पाठ है ठेस या बाल गोविंद भगत? बाल गोविंद भगत। ठीक है। अगला क्वेश्चन है तुम्हारा, बाल गोविंद भगत का बेटा था बहुत मोटा या बहुत सुस्त? बहुत सुस्त था। काज काम कुछ नहीं करता, वो तो बैठा ही रहता था। समझ गया ना, आलस्य आदमी था। बाल गोविंद भगत
के कितने बेटे थे? 5, 1, 2। तो बाल गोविंद भगत के एक बेटे थे। बेटे के मरने पर बाल गोविंद भगत क्या करने लगे? रोने लगे या गाने लगे? तो उनका बेटा जब मर गया तो वो गीत गाने लगे। बाल गोविंद भगत की उम्र थी 60 वर्ष या 30 वर्ष? 60 वर्ष। बाल गोविंद भगत किसे अपना आदर्श मानते थे? कबीरदास को या तुलसीदास को? कबीरदास को। वो कबीरपंथी थे और कबीरदास को अपना आदर्श मानते थे। बेटे के मर जाने के बाद रोती हुई पुतोहू के पास जाकर क्या कहते हैं? जब उसका बेटा मर गया तो पुतोहू रो रही थी, तो पूछता वहां जाके क्या बोलती है उससे? तो ऑप्शन दिया, पहला खूब रोने के लिए, दूसरा उत्सव मनाने के लिए। उत्सव मनाने के लिए बोलता है। अब क्यों उत्सव मनाने के लिए बोलता है? तो कहता है आज आत्मा अपने परमात्मा अपने ईश्वर के पास चला गया है। जब इसका सब्जेक्टिव बताएंगे तो और अच्छे से समझा देंगे। बाल गोविंद भगत के रचनाकार है, अभी पूछे हैं, रामवृक्ष बेनीपुरी या प्रेमचंद? कमल का जादूगर किसका या किनका उपनाम है? कमल का जादूगर किनका उपनाम है? तो रामवृक्ष बेनीपुरी या प्रेमचंद? अब तुमका अगला क्वेश्चन है, हुंडरू का जलप्रपात। पुलिया रोड से हुंडरू की दूरी है 13 मील या 18 मील? 13 मील। हुंडरू का जलप्रपात किस राज्य में है? मध्य प्रदेश या झारखंड? झारखंड राज्य में है। ठीक है। छोटा नागपुर के निवासी, सादगी के अवतार और गरीबी की मूर्ति, यह पंक्तियां किस पाठ में है? हुंडरू का जलप्रपात या हौसले की उड़ान? ठीक है, हुंडरू का जलप्रपात। हुंडरू का जलप्रपात शीर्षक अध्याय में किसके प्रति विश्वास प्रकट किया गया है? लोगों के सादगी के प्रति या जंगली जानवरों के प्रति? लोगों की सादगी के प्रति। रांची से हुंडरू की दूरी है 5 मील या 27 मील? तो 27 मील। स्वर्ण का एक टुकड़ा है नागपुर या छोटा नागपुर का पठार? छोटा नागपुर का पठार है ना। स्वर्ण रेखा एक है झरना या नदी? नदी। हुंडरू का पानी किस तरह चक्कर काटता है? बिल्ली की तरह, चूहा की तरह, नेवला की तरह, सांप की तरह? वो सांप की तरह चक्कर काटता है। महान मंजिल पर पहुंचने के लिए मार्ग भी होना चाहिए, यानी कि महान मंजिल, बड़े आदमी बनने के लिए महान मंजिल पर पहुंचने के लिए मार्ग भी होना चाहिए। महान या सीधा? महान त्याग करेगा तब ना महान आदमी बनेगा। हुंडरू के जलप्रपात पाठ की विद्या है यात्रा विधान या डायरी? क्या है? यात्रा विधान। हुंडरू का पानी नियंत्रण संघर्ष के साथ चट्टानों पर गिरता हुआ मानो कि डॉडट की सृष्टि करता है। आग का या सौंदर्य का? आग का। हुंडरू का जलप्रपात पाठ के लेखक है कामता प्रसाद सिंह काम या रामवृक्ष बेनीपुरी? हुंडरू का कामता प्रसाद सिंह काम। हुंडरू का जलप्रपात झारखंड राज्य के किस जिले में है? दुमका या छोटा नागपुर? छोटा नागपुर। हुंडरू का जलप्रपात ऊंचा है 243 फीट या 300 फीट? 243 फीट। समझ आ रहा है ना सब? गांव के लोग, आप ठेस कहानी पा गए, सिरचन वाला। ठीक है। गांव के लोग सिरचन को क्या समझते थे? बेगार या बीमार? क्या समझते थे? बेगार। सिरचन को बुलाने से पहले लेखक किससे पूछ लेते थे? अपनी माँ से या भाभी से? अपनी माँ से। वो पंचानन चौधरी किस टोली के थे? ब्राह्मण टोली के या राजपूत टोली के? ब्राह्मण टोली के। सिरचन को लोग क्या समझते थे? बेईमान या नेता या चटोर? चटोर, बेगार, हाँ, कामचोर। ऑप्शन में जो आए वो ध्यान देना। ठेस कहानी का पात्र या नायक है? सिरचन या हामिद? नायक मतलब हीरो होता है। ये पार्ट अभी तुम ठेस पढ़ रहा है
उसमें सबसे अच्छा काम कौन किया है, सबसे ज्यादा बड़ाई किसका है, सबसे ज्यादा महत्व किसका है इस पाठ में, तो सिरचन का है ना, तो वही हीरो हो गया। उपनाह का अर्थ होता है जूता या उपग्रह, जूता। जैव का अर्थ होता है जुल्फों वाले या जवान। कविता नहीं है बच्चों की दुआ या ठेस। मिथिलांचल की लोक संस्कृति का प्रभावी वर्ण है ठेस में या विक्रमशिला में। ठेस में। ठेस में कहानी पता है ना, मानू दीदी वाला जो सासुर सिरचन लग जेते सामान बना कर शीतल पार्टी सब तेरा पान खा दे मुँह चुप करने का सिरचन में बड़ बदमाश रहे, वो की करे बड़बड़ा लगे अपने आप, काका काकी सब टोकर लगे आ काज पे कम ध्यान दे। मिला सिरचन का जाति था कारीगर या वैश्य, कारीगर। ठेस पाठ की विद्या है कहानी या निबंध, कहानी। ठेस कहानी में डॉडर की लोक संस्कृति है मिथिलांचल की या मगध की, मिथिलांचल की। लोग उसको बेगार ही नहीं डॉडर समझते थे, बेगार या साधु। ठेस कहानी के लेखक है प्रेमचंद या मुंशी चंद। मुंशी प्रेमचंद देगा तो मुंशी प्रेमचंद मारना, समझ गया ना। हाँ प्रेमचंद कहीं देता है, मुंशी प्रेमचंद दे देता है, तो बात याद रखना, कंफ्यूजन नहीं होना है। एक क्वेश्चन का 5 से 6 बार पढ़ना, ऑब्जेक्टिव है तो उसको 2 बार पढ़ना और वहां पे टिक लगाते चलना बुंदा है हल्का सा, तो हम ये पढ़े और ये मेरा कंफर्म आंसर है इसका, और फिर आगे बढ़ते चलना। जब 30 या 40 हो जाए तो पहले रंग लेना, समय रंगने का भी समय कम होता है, उसके बाद फिर आगे करना जो करना है। 100 क्वेश्चन रहेगा ऑब्जेक्टिव। 100 क्वेश्चन में तुमको 50 का जवाब देना है, 30 तुमको रहेगा किताब से और 20 रहेगा तुमको व्याकरण से। लेकिन जब 100 क्वेश्चन हो जाता है तो 100 क्वेश्चन क्या होगा, 100 बढ़ जाएगा, व्याकरण 40 50 40 को 30 40 हो जाएगा, किताब का 50 60 हो जाएगा, ऐसे बढ़ जाएगा तुमको। तो खोजना, या तुम्हारा व्याकरण कमजोर लगाना है हमको, ये डॉट है, ये व्याकरण हमको नहीं समझ आता है, तो किताब वाला खोज कर बनाना। यदि किताब वाला में डॉट है तो व्याकरण खोज के बनाना। समझ गया बात। अगला क्वेश्चन तुम्हारा, गांव के लोग किसानों सिरचन को क्या समझते थे, कामचोर, बेगार, मुफ्त में मजदूरी पाने वाला, उपयुक्त सभी। सिरचन को पान का बीड़ा किसने दिया था, मानू दीदी या चाची, मानू दीदी। सिरचन को किस काम के लिए बुलाया गया था, चिक बनाने के लिए या धान काटने के लिए। ठीक है, यहाँ तक रहने दो, फिर आगे क्लास करवाएंगे।